हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका हम आज दूसरा टॉपिक लेंगे, उदारवाद और उग्रवाद, है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ है वो हमने देखा, अभी शुरू में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारक थे, जिसमें हम देखते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो उनमें एक पहला कारक था, या वो एक शुरुआत थी भारतीय राष्ट्रवाद की या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अब कई चरणों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको हम कई चरणों में बांटते हैं, या विद्वान उसको कई चरणों में बांटते हैं, और उस पर अलग अलग जो राजनीतिक घटनाएं जो राष्ट्रवाद से संबद्ध थी उन घटनाओं का जिक्र उन अलग अलग चरण में हमें दिखाई देता है, या हमें उनका विश्लेषण करना है। तो जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, बेसिकली ये एक ऐसा उदारवाद से जैसे हम समझते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी राष्ट्रवाद की जिसमें केवल जो राजनीतिक ब्रिटिश भारत की जो सत्ता थी, ब्रिटिशर्स की जो सत्ता थी, उस सत्ता में, उसके प्रशासनिक व्यवस्था में, उसकी नौकरशाही में किस तरह से कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जो उदारवाद पर आधारित है, उनकी कमियों को दर्शाते हुए, ब्रिटिशर्स की कमियों को दर्शाते हुए हम उदारवादी नेताओं का मानना था कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे वो ब्रिटिश भारत की जो सत्ता है या ब्रिटिशर्स की जो सत्ता है वो सही तरीके से चल सके, जिनमें कई सारे नेता जो थे इस उदारवादी राष्ट्रवाद में जुड़े हुए थे, जिनमें से A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, है ना। कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इस उदारवादी राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसका जो शुरुआत है, हम देखते हैं कि जो 1885 से और 1905 तक का जो एक काल है वो उदारवादी राष्ट्रवाद का है। वैसे हम देखते हैं कि 1885 से लेकर और 1947 तक, भारत की स्वतंत्रता मिलने तक, जो कांग्रेस ने अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो कार्य किया, उनको हम अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं, या उसका हम इस टॉपिक में विश्लेषण या अवलोकन करेंगे। तो 1885 से 1905 तक का ये जो काल है, जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के प्रति हम कहें कि ये एक राष्ट्रभक्ति या राजभक्ति जो थी वो उदारवादियों की थी, क्योंकि ये प्रारंभिक कुछ ऐसा समय था या प्रारंभिक वर्ष थे जहां कांग्रेस का जो संचालन कर रहे थे, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसको हम अलग से भी देखेंगे विषय थोड़ा डिटेल में। मगर यहाँ पे हम कहें कि प्रारंभ में जो राष्ट्रवादी, जो उदारवादी जो विद्वान थे, वो ब्रिटिश शासन के एक प्रकार से प्रशंसक थे। ब्रिटिश सत्ता के प्रति उनकी जो राजभक्ति थी वो बहुत ही स्पष्ट थी, मगर राष्ट्रभक्ति उनकी भारत के ही प्रति थी। इसलिए उनके अंग्रेज़ों की या ब्रिटिशर्स की जो न्यायप्रियता थी उनमें उनका विश्वास था, और ये मानना था कि वे अंग्रेज़ जो हैं स्वभाव से, बेसिकली, मूल रूप से वो न्यायप्रिय होते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसा दृष्टिकोण उनके सामने रखें, विद्वानों का ऐसा मानना था कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी जाएं कि अगर ब्रिटिश सत्ता में या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में या नौकरशाही में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को अगर उनके सामने रख दिया जाए तो वे उसमें सुधार कर लें, और सुधार के आधार पर, यानी क्योंकि उदारवादी जो हैं वो क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि फिरोज शाह मेहता जैसे जो विद्वान, उन्होंने कांग्रेस के छठे अधिवेशन में भी ये बात कही थी कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा।
तो उनका मानना था कि अभी क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, इससे अच्छा विकल्प नहीं है, तो जो तत्कालिक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार कर दिए जाएं, जैसे विधायी परिषद, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, रक्षा सेवाएं, इन सब में अगर सुधार हो जाए, क्योंकि वो क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, इसलिए क्रमिक सुधार के समर्थक थे। इसलिए उदारवादियों का एक लक्ष्य था कि राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि ये जो वैधानिकता पर आधारित हो और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही उदारवादी स्वशासन की स्थापना चाह रहे थे। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने भी कांग्रेस के अधिवेशन में इस स्वशासन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया। फिर उदारवादी जो थे वो संवैधानिक परिवर्तन में विश्वास रख रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा और संघर्ष के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है, ये क्षणिक होते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं, इनमें वैधानिकता नहीं होती है। इसलिए वो संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, प्रार्थना पत्रों के तरीके से, समाचार पत्रों के तरीके से धीरे धीरे उन्होंने इन चीज़ों को सामने लाना शुरू कर दिया कि इसके आधार पर हम किसी क्रांति या आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्रमिक सुधार के आधार पर ही हम ब्रिटिश सत्ता की कमियों को दूर कर सकते हैं। मगर उग्रवादियों ने इसको जो कि अगला काल हमारा उग्रवाद का रहेगा 1906 से 1919 तक का, इस तरह के क्रमिक सुधार में, इस तरह के धीरे धीरे सुधार में, इस तरह के जो वैधानिक सुधार में, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, हम किसी से भीख मांग रहे हैं और भीख कभी ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, ना भी मिले। तो इसलिए इस तरह के उनका मानना था कि उदारवादियों को क्रमिक सुधार में विश्वास था और उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन में एक बहुत बड़े मास मूवमेंट में विश्वास रख रहे थे, क्योंकि ये एक प्रारंभिक युग था राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रारंभिक चरण था। और इसमें बहुत ये क्योंकि मास मूवमेंट नहीं था, ये एक जन आंदोलन नहीं था, जनता इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि ये एक अभिजात वर्ग का आंदोलन था। बेसिकली जो ICS की परीक्षा जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे बड़े विवेक और बुद्धिमान व्यक्ति और भी ऐसे ही लोग जो इस उदारवादी युग में, इस आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका था, इसलिए वो क्रमिक सुधार और संवैधानिक तरीके से परिवर्तन में ही विश्वास रख रहा था। जो आगे चल कर के उदारवाद और उग्रवाद जो ये बंटवारा हुआ, और ये एक लक्ष्य दोनों का ही एक था, कहीं ना कहीं। फिर कुछ ये 1905 तक उदारवादियों ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाया और धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व इन्हीं के हाथ में था, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में जो इनका विश्वास था, है ना। फिर धीरे धीरे कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई, क्योंकि बाद की घटनाएं ऐसी हुई जहाँ साम्राज्यवाद और शक्ति और दबाव और उपनिवेशवाद जैसी प्रवृत्तियाँ जब सामने आईं, तो उदारवादी जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ा और उसमें कमी आई, क्योंकि ये एक जन आंदोलन नहीं था, है ना। उसके आधार पर 1906 तक, 1905 तक, है ना, और उसके आगे भी 1918 तक कई सारी प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद भी ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश शासन ने उदारवादियों के प्रति या सुधार और परिवर्तन के प्रति कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। फिर उदारवादियों का जो उद्देश्य था वो यही था कि वो ब्रिटिश शासन की कमियों को, उनके दोषों को स्पष्ट करना, जबकि उग्रवाद इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर एक सबसे बड़ा कारण ये था कि
जो उदारवादी नेता थे उनका 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 मानना था, क्योंकि राष्ट्रीयता के जनक भी वही थे। भारतीयों को उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की और शिक्षा और बाकी राष्ट्रीयता की, सामान्य राष्ट्रीयता भावना जैसी जो गुण थे वो अपने अंदर विकसित करें या डेवलप करें, जिसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। इस राष्ट्रीय आंदोलन की एक देन ये थी कि भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना ये भी एक आवश्यक था, और ये भी एक इसका उद्देश्य था कि प्रजातंत्र क्या है, स्वतंत्रता के आदर्श क्या हैं, या प्रजातंत्र कैसे स्थापित हो सकता है, इसके आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक आधार तैयार करना उदारवादियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसके आधार पर इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की कि आने वाले समय में एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक तेज़ गति प्रदान कैसे की जा सकती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, और 1892 जो था वो उदारवादी राष्ट्रीयता की तत्कालिक एक सफलता का परिणाम था। यद्यपि ये भारतीयों को बहुत अधिक संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम था। इसके आधार पर जो उदारवादी आंदोलन है, जो उदारवादी युग है, वो उसने राष्ट्रवाद की एक सतत नींव स्थापित की। धन्यवाद।